Hello students, today we'll be discussing the last lecture of solutions, which is the most important lecture because it will include the major portion of JEE NEET। मतलब पूरी probability है कि इस lecture पे questions आए क्योंकि इसके अंदर practice problems आएगी want of factor पे। अब चूंकि ये topic तो पूरा want of factor पे है तो इसमें तो सारे ऐसे ही molecules होंगे solute के जो associate या dissociate होते हैं, लेकिन मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला है कि क्वेश्चन में कभी भी तुम क्वेश्चन करते हो इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे तो हमेशा सर्कल मार्क कर लो सल्यूट को, ताकि तुमको ये क्लियरली दिख जाए कि वो एक्चुअली एसोसिएट डिसोसिएट होगा या नहीं। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, लेक्चर इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने को ध्यान रखना है थोड़ा सा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेक्चर नंबर 13, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। Starting with question number 1. A 0.5% aqueous solution of KCl was found to freeze at minus 0.24 degrees Celsius. Calculate the want of factor and degree of dissociation of this solute. क्वेश्चन में सीधा बोल दिया want of factor निकालो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, तो मतलब पता पड़ गया कि सल्यूट ऐसा है जो डिसोसिएट होगा। बाई चांस अगर ये नहीं दिया होता तब भी अपने को देखना है कि KCl एक स्ट्रॉन्गली आयनिक कंपाउंड है तो ये डिसोसिएट होगा। इसका n का वैल्यू कितना होगा? 2। n कैसे निकाला मैंने? नंबर ऑफ आयंस होते हैं ना, n कितना आयंस बना के दिए इसने, एक K प्लस का एक Cl माइनस का, तो n का वैल्यू तो कितना आ गया? 2। अब प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। अब ये 0.5% लिखा है, अब 0.5% W/W है, W/V है, ये मेरे को नहीं पता, तो हमेशा अगर ऑस्मोसिस होता है तब तो इसको अपन W/V कंसिडर करेंगे, और अगर ऑस्मोसिस के अलावा कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगता है जिसमें मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी चाहिए होता है तो फिर मेरे को वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को किससे मतलब है? मास ऑफ सोल्यूशन से मतलब है। तो उस केस में मैं इसको कंसीडर करूंगा परसेंटेज W/W। चूंकि यहाँ पे कौन सा है? फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैलिटी वाला, तो दिस इज एक्चुअली 0.5% W/W। वैसे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है, बट अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो ऐसे करना है, तो मैं बोल सकता हूँ 0.5 grams ऑफ KCl इन 100 grams ऑफ सोल्यूशन। अब चूंकि वांट ऑफ फैक्टर है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अपने को पता है, सीधा यहाँ से आ जाएगा I-1/n-1। तो अगर मेरे को I मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो जब I वाला फैक्टर अपने को इंक्लूड करना है तो क्या कर देंगे, बस ये फॉर्मूला लगा देंगे, हो गया क्वेश्चन। कितना आ गया ये? 0 माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस। कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज मैंने बोला ही था, डेल्टा TF चाहे डिग्री में हो चाहे केल्विन में हो, फर्क नहीं पड़ता। I का वैल्यू निकालना है, KF का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है, कहा था मैंने तुम लोगों को बहुत बार नहीं गिवन होगा। एक्वस लिखा है, याद करो वैल्यू कितना, 1.86। मोलैलिटी मोल्स ऑफ सल्यूट 0.5 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा 39 और 35.5, ये हो गए मोल्स ऑफ सल्यूट, होल अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा 99.5। 100 लेके सॉल्व कर लेना, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर होंगे। अच्छा, एक चीज तो मैं इस क्वेश्चन को देख के बोल सकता हूँ ना कि I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या हो रहा है? डिसोसिएशन, तो इसलिए I का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। यहाँ से अपन ये 99.5, लेकिन ये तो किस में? ग्राम में, केजी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप सॉल्व हो जाएगा ये। इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, इसको 100 मान लो तो ये 10 हो गया, ये ऊपर जाके कितना हो गया 5, ये पूरा ऊपर जाएगा 74.5 ऊपर आएगा इंटू 0.24 होल अपॉन 1.86 इंटू 5। ठीक है, इसको अगर 75 मानोगे तो 15 से जाएगा, तो 15 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा? 3 के आसपास, 3 अपॉन 1.86, मतलब 1.5 से बड़ा आएगा आंसर। वहाँ सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये तो I का वैल्यू आ गया, इसको सॉल्व करने पर आंसर आया 1.92। कहना ऐसे अल्फा को मैं निकाल सकता हूँ I-1 दैट इज 1.92 माइनस 1 अपॉन n कितना है? 2 माइनस 1 दैट इज 0.92, और आई कैन राइट, अगर परसेंटेज पूछा होता तो 92% डिसोसिएशन। जनरली आंसर्स 92 से, मतलब 90 से 100 के बीच में आते हैं। 100 तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट 90 से लेके 99.5 तक भी आता है आंसर। ठीक है, कोई रूल नहीं है, बट जनरल एक ऑब्जर्वेशन है। आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन था ये, सारे अच्छे ही हैं क्वेश्चंस तो। 2 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजीन पे COOH। फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं बेंजोइक एसिड का तो क्या हो जाएगा? C6H5COOH। आई होप ये तो क्लियर होना चाहिए, इतना तो ऑर्गेनिक आना चाहिए तभी काम चलेगा। 2 ग्राम्स दिया हुआ है इसका, ये मेरा सल्यूट है बेसिकली, वॉज डिजोल्व इन 25 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन मेरा क्या हो गया? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या है हमारा? C6H6। शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डायरेक्टली डिप्रेशन दे दिया, मतलब मैं बोल सकता हूँ डेल्टा TF का वैल्यू सीधा दे दिया 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9, मतलब KF का वैल्यू दिया हुआ है 4.9, K पर m लिख दूं ना, मोलर। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन द सॉल्यूशन? डाइमर का मतलब क्या हो गया? N = 2।
अब इसके अंदर क्या करना है, मेरे को अल्फा निकालना है, परसेंटेज एसोसिएशन मतलब अल्फा इंटू 100। इसके अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था, बताया था मैंने तुमको, n इंटू 1 माइनस आई अपॉन n इंटू 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1, है ना, माइनस n से मल्टीप्लाई करता है डिसोसिएशन को, इसको अल्फा इंटू 100 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एसोसिएशन। ठीक है, ये तो देखते हैं पहले अपन। अगेन क्या चाहिए मेरे को, आई वेरिएबल है क्योंकि n का वैल्यू तो मैंने निकाल दिया है यहाँ से, कितना 2। अभी क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। क्वेश्चन में अगर तुमको कहीं भी ये वर्ड दिख जाए एसोसिएट डिसोसिएट, तो बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला लगेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट। 1.62 आई का वैल्यू निकालना है, के एफ का वैल्यू कितना गिवन है, नहीं गिवन है, फिर से गिवन है, सॉरी इस बार गिवन है, बेंजीन है ना 4.9 इंटू मोलैलिटी, ऊपर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सल्यूट, मास कितना है सल्यूट का 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ध्यान देना इस पर, कितने कार्बन हो गए 7, 12 7 84, ये 5 89 और ये 190 और 2 ऑक्सीजन रह गए मतलब 32, मतलब कितना आ गया 122 होल अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है 25/1000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो मतलब इस तरीके से सॉल्व करना है इसको, ये तो कैंसिल आउट होगा, कितने से जाएगा 40 से, ये गया 61 से, इसको 60 मान लो अप्रॉक्सीमेटली, तो ये कितने से गया 3 2, मतलब यहाँ पे ये क्या बचा है 2/3, 3 नीचे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 1.62 अपॉन 4.9 इंटू 2। बिंदास इतनी अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो, कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसको सॉल्व करके आई निकाल देना, आई का वैल्यू यहाँ पे डाल देना, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, ये तो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अपन। 1 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.168 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है चलेगा। मतलब सॉल्वेंट कौन है मेरा, वाटर, और मोनोबेसिक एसिड है, मतलब वैलेंसी फैक्टर इसका क्या है 1। अब यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट भी यूज आएगा, हाँ ध्यान देना, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट भी यूज आने वाला है। 1 ग्राम दिया हुआ है इसका दिया हुआ 100 ग्राम्स। लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सीधा डेल्टा टीएफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.168 डिग्री सेल्सियस। If 0.2 grams of same acid requires 15.1 milliliter per mole of N/10 alkali for complete neutralization। ये जो एसिड था, एसिड और इसके साथ अल्कली लिया है हमने एक, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, 0.2 ग्राम दिया हुआ है इसका, मोनोबेसिक एसिड है ये, दिस एसिड इज मोनोबेसिक। ठीक है, और क्या दिया हुआ है 15.1 मिलीमोल पर लीटर, मिलीमोल पर मिलीलीटर पर मोल, चलेगा वो पर मोल की जरूरत नहीं है, मिलीलीटर। और मैं बोल सकता हूँ नॉर्मेलिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/10। सो कहना है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड। अगेन क्या चाहिए मेरे को, अल्फा चाहिए, डिसोसिएशन हो रहा है, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा I-1 अपॉन N-1। कौन है, मोनोबेसिक एसिड है ना, मोनोबेसिक एसिड किस टाइप से होता है, HA टाइप से होगा, तो ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा, H प्लस और A माइनस, कहना है N का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा 2। बाई चांस अगर यहाँ पे डाइबेसिक एसिड होता तो वो इस तरीके से डिसोसिएट होता ना, 2H प्लस प्लस A2 माइनस, उस केस में N का वैल्यू कितना आ जाता 3। ठीक है, तो ये तो केस है नहीं, मैं बस ऐसे ही एग्जांपल लेके बता रहा था। मेन ये चीज है, N का वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, फिर तो बाकी सब में एक ही फंडा है, आई निकालो, फॉर्मूला में डालो, आंसर आ जाएगा। अगेन परसेंटेज पूछा है तो अल्फा इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, वो तो अपना चलो कैलकुलेशन पार्ट हो गया। अब आई निकालने के लिए देखते हैं पहले अपने को क्या जरूरत है, इसको एक बार यहीं पे छोड़ते हैं, पहले अपन ये देखें रिक्वायरमेंट क्या है अपना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम होता है, डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 0.168, ठीक है, आई का वैल्यू निकालना है, के एफ का वैल्यू कितना 1.86, ये भी ठीक है। अब बारी आती है मोल्स ऑफ सल्यूट की, मोल्स ऑफ सल्यूट में गिवन मास ये आ गया 1 ग्राम, चलो ठीक है। अभी मॉलिक्यूलर मास कौन है, एसिड पता नहीं ना मेरे को, तो मोनोबेसिक एसिड बोला है, कौन से टाइप का एसिड है ये तो हम नहीं बता सकते, तो वो तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ मेरे को ये चीज निकालनी पड़ेगी। 2 वेरिएबल्स हो गए, यही इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन दी है। और नीचे क्या आ जाएगा 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है, मास ऑफ सॉल्वेंट 100/1000। m कैसे आएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ N1V1 इज इक्वल टू N2V2 कर लूँ मैं। N1 क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या है 1, क्योंकि दिया हुआ है ना मोनोबेसिक एसिड है, और इसमें वैलेंसी फैक्टर लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नॉर्मेलिटी दिया हुआ है सीधा, तो इसको तो मैं लिख दूं मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे मोलैरिटी, चलो ठीक है, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन सीधा मोलैरिटी ले लो ना, या इसको दूसरे तरीके से करो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है ना, तो इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना इक्विवेलेंट्स, तो इक्विवेलेंट्स को हम लिख सकते हैं ना, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू N2 का वैल्यू 1/10, और ये किसमें ml में, ठीक है। लेकिन मेरे को आंसर किस में चाहिएगा, मोल्स का, इसमें आंसर ये जो यहाँ पे आएगा ये किस में होना चाहिए, लीटर्स में होना चाहिए। देखते हैं मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन मास 1 अपॉन m इंटू वैलेंसी फैक्टर 1/10 इंटू 0.15, यहाँ से
यूनिट कन्वर्ट करके अगर तुम निकालोगे तो m का वैल्यू आ जाएगा। m का वैल्यू किस में आएगा, m जो सॉरी मोलर मास है ना ग्राम में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने वॉल्यूम यहाँ पे ml में लिया है तो इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो कहना ऐसे कि आंसर क्या इसको यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा ना, ताकि आंसर किस में आ जाए, लीटर्स में। लीटर्स में आ गया, अब ये स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा, इसको उठा के डालेंगे वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो m का वैल्यू यहाँ पुट करो, i का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, i को यहाँ पुट करो, अल्फा इंटू 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, टिपिकल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपन। 0.6 ml of acetic acid having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 degree Celsius. Calculate the want of factor and dissociation constant for the acid. मतलब want of factor पूछ लिया, अगेन डिसोसिएशन हो रहा है। कौन है यहाँ पे, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड है तो एसिड है, किस तरीके से डिसोसिएट होगा, CH3CO- प्लस H प्लस। कहना ऐसे n का वैल्यू इसके केस में क्या हो जाएगा 2, n का वैल्यू निकाल दिया। मेरे को डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है इस बार, ये नया चेंज है। वो क्या होगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा कैसे आएगा डिसोसिएशन में, I-1 अपॉन n-1। फिर से कहानी वहीं पे आके अटक जाती है कि I निकालो। I कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकलेगा, थर्ड वाली से, क्योंकि फिर से मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। क्या हो जाएगा 0.0205 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या बोला है मेरे को अभी, दिस इज इक्वल टू I इंटू KFM, KF का वैल्यू 1.86 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सल्यूट। क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास मास ऑफ सल्यूट नहीं है, लेकिन मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सल्यूट है और डेंसिटी ऑफ सल्यूट है। तो अगर मैं डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूँ तो मास ऑफ सल्यूट आ जाएगा। यहाँ अपन रफ वर्क करते हैं, मास ऑफ सल्यूट क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सल्यूट इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.06 और ये कितना दिया हुआ है वॉल्यूम 0.6, चलेगा ये, कितना आ जाएगा ये, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई नहीं, आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। यूनिट देख लेना, ग्राम ही आ रहा है क्योंकि ये ml में है, वो ग्राम पर ml में। ये आ गया मास ऑफ सल्यूट। और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है 60 ग्राम्स। 12 प्लस 15 प्लस 12 27 28 और 32 60, ये हो गया। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आता है मेरा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। कहना ऐसे कि मेरे पास 1 लीटर वाटर गिवन है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 1 kg हो गया ना, मतलब 1000 ग्राम्स। SI में ही लेना है तो 1 kg कितना हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली 1.06 इंटू 0.6 होल अपॉन 60 होल अपॉन 1। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा I का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। I का वैल्यू सॉल्व करने पे दिया हुआ है कितना आ रहा है 1.041, 1.04 ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.04 हो जाएगा ना, सीधा I-1 आ जाएगा ना इस केस में, तो क्योंकि नीचे क्या आएगा 2-1 तो I-1 आ गया, तो I में से 1 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। Ka का वैल्यू C मतलब क्या हो गया मेरा मोलैरिटी, मतलब यही हो गया वैल्यू। बोला ना डाइल्यूट सोल्यूशन है, मोलैरिटी एक ही बात है। यहाँ से ले लो सीधा ये अपॉन 60, ये हो गया इंटू अल्फा स्क्वायर 0.04 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.04। वैसे तो ये वैल्यू छोटा नहीं है इतना, तो इसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, बट जेई में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। वैसे तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, a 1.17% solution of NaCl is isotonic with 7.2% solution of glucose. Calculate the want of factor of NaCl. अब comparatively easier question start हो जाएंगे। सीधा उन्होंने क्या बोला है 1.17% solution of NaCl is isotonic. Isotonic का मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर कुछ नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट वी विल अज्यूम दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो दोनों का जो सोल्यूशन है वो क्या है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, तो दोनों का सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है सेम। अब एक चीज ध्यान देने लायक है कि मेरे को एक दिया हुआ है NaCl, एक दिया हुआ है ग्लूकोज, और मेरे को वैसे भी बोल दिया कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ NaCl। बाई चांस नहीं भी बोला होता तब भी मेरे को क्या करना होता। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर NaCl का बोल दिया जाता है 100% डिसोसिएशन है, और बोला जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन निकालो NaCl का, तो मैं I का वैल्यू n के बराबर दैट इज 2 लेके सॉल्व कर लेता। पर अभी मेरे को क्या दिया हुआ है, एक में NaCl दिया है, एक में ग्लूकोज। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि कौन एसोसिएट होता है कौन डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट तो सारे जो भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स है मेरे NaCl, KCl, S और P ब्लॉक वाले जो है वो सब मेजरली डिसोसिएट होते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको पता भी है, जैसे H3PO4 है वो एक एसिड है, डिसोसिएट होगा। H2SO4 एक एसिड है, वो डिसोसिएट होगा। HCl एसिड है, डिसोसिएट होगा। KCl सॉल्ट है, डिसोसिएट होगा। ये तो पता है अपने को। मेन एसोसिएट जनरली कौन होता है, जिनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। तुमको अगर याद हो तो मैंने इथाइलिन ग्लाइकॉल का एग्जांपल लिया था, पर एक बात बताओ मेरे को, इथाइलिन ग्लाइकॉल में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्या ये एसोसिएशन हुआ? नो। एसोसिएशन का मतलब एसोसिएशन इज ऑलवेज बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स।
मतलब नेसेसिटी क्या है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए, जो मेजरली दो कंपाउंड्स में होता है। वैसे तो और भी कंपाउंड्स है, बट मेजरली अपने जो इस चैप्टर में आएंगे वो या तो अल्कोहल है या एसिड है, ठीक है। ये डायऑल है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज नॉट इंटरमोलिकुलर, दैट इज इंट्रामोलिकुलर, तो ये एसोसिएशन नहीं कहलाएगा। तो खैर भूल जाओ इसको, तो चलो ये तो जस्ट ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देना था मेरे को। यहाँ पे NaCl तो होगा डिसोसिएट, लेकिन ग्लूकोज तो नहीं होगा। सो कहना इसे कि पाई ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज। पाई ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला में आ जाएगा CRT I के साथ, लेकिन यहाँ सिर्फ कौन आएगा CRT, C1C2 ले लूंगा इसको, R से R T से T क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि आइसोटोनिक है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी हम प्रेशर को बोल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा। अब बारी आती है यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1.17%, 7.2%, क्या मैं बोल सकता हूँ, चूंकि चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे को लेना है तो हमको इसको क्या लेना पड़ेगा, परसेंटेज W/V। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। ऊपर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का गिवन मास कितना 1.17 अपॉन NaCl का मोलिकुलर मास 58.5। नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए कितना हो गया, सीधा 100 ml, 100/1000 इज इक्वल टू C2 7.2%, देख लो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अपॉन 100/1000, कैंसिल आउट हो गया ये तो फाइनली I का वैल्यू क्या आया मेरे पास 58.5 इंटू 7.2 अपॉन 180 इंटू 1.17। इसको तुम ढंग से देखोगे तो ये कितने टाइम्स जा रहा है, 50 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। 50 टाइम्स गया तो मतलब कितना आ गया ये, इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ गया ये 360 आ गया, 360 अपॉन 180 दैट इज 2। कहना इसे I का वैल्यू N के बराबर आया है, तो अगर मेरे को डिसोसिएशन का परसेंटेज पूछा जाता तो डिसोसिएशन क्या होता 100%। ट्रू नहीं है क्योंकि 100% डिसोसिएशन काफी डिफिकल्ट है, बट कह सकते हैं अपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था ये। Calculate the amount of NaCl which must be added to 100 grams water so that the freezing point is depressed by 2 Kelvin. For water Kf is 1.86. Again कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ NaCl है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। अमाउंट निकालना है, अभी इसके अंदर क्वेश्चन में मेरे को अमाउंट निकालना है, मतलब x इसका जो मास है वो निकालना पड़ेगा। I तो मेरे को दिया हुआ नहीं है, अब I अगर दिया हुआ नहीं है तो फिर मैं मास कैसे निकालूंगा, तो फिर हम क्या करेंगे, अभी I का मेरे को क्या करना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए। मतलब I को हम क्या मान के चले कि I का एक फॉर्मूला और होता है ना, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। या तो ये एक तरीका है, नहीं तो सीधा अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम अज्यूम करेंगे 100% डिसोसिएशन है, तो I का वैल्यू किसके बराबर होगा, N के बराबर। मतलब कितना आएगा I का वैल्यू 2। नॉर्मल मोलर मास कितना होगा, यहां से भी निकाल सकते हो 58.5, और तुम लोगों को याद हो इसका एबनॉर्मल मोलर मास आधा हो जाएगा क्योंकि 2 मोल्स हो जाएंगे, तो यहां से भी I का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें I के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है। मैंने बोला था ना तुमको जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में दिखे तुमको कि I लेना है या नहीं लेना है। सल्यूट को सर्कल करो, सल्यूट को सर्कल किया, सीधा पता पड़ जाएगा I को लेना है। जब भी कुछ नहीं दिया होता है और कुछ और पूछा होता है मेरे को, या तो I पूछा हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर I दिया हुआ नहीं है और I की जरूरत है तो हम मान के चलेंगे 100% डिसोसिएशन है। सो कहने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा IKFM। डेल्टा TF का वैल्यू कितना 2, I का भी वैल्यू 2, KF का वैल्यू 1.86 इंटू इसका मास x ले लो, अमाउंट ऑफ NaCl 58.5, और ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, बताइए 5.85 अपॉन 1.86, तो वो जो आंसर दिया हुआ है 3.1 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, 0.002 molar solution of NaCl having degree of dissociation of 90% at 27 degree Celsius has osmotic pressure equal to। ध्यान देने वाली चीज है, NaCl है तो N का वैल्यू कितना 2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90% दिया, मतलब मैं बोल सकता हूँ अल्फा का वैल्यू 0.9 है। अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। अभी तक अल्फा का वैल्यू पूछा होता था, I की हेल्प से हम निकालते थे, अब अल्फा का वैल्यू है तो अल्फा की वैल्यू से हम क्या कर देंगे, I का वैल्यू निकाल देंगे। सो कहना है इसे, ये क्या हो जाएगा I-1 अपॉन N-1, मतलब 2-1 कितना आ गया, ये 0.9 है। सॉल्व करोगे I का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.9। देख रहे हो डिफर कर गया ना, N का वैल्यू तो 2 था और I का वैल्यूक्या 1.9, डिफर करना ही था क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं है। कहना है इसे, अब यहाँ पे चारों ऑप्शंस बार में है तो R को क्या लेना पड़ेगा 0.083, यूनिट क्या होता है R का, लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो पाई इज इक्वल टू ICRT, I का वैल्यू कितना हो गया 1.9, C का वैल्यू कितना गिवन है, मोलैरिटी गिवन है ना सीधा 0.002,
इंटू आर 0.083 इंटू टेम्परेचर डिग्री में केल्विन में कन्वर्ट कर दो। इसका वैल्यू मैंने बताया था क्या लेना है, 25 ले लो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻³ और ये हो गया 1.9। क्या हो गया ये 25 इंटू 2 50 इंटू 1.9 कितना हो जाएगा 95 इंटू 10⁻³ कहना इसे क्या आ जाएगा 0.095 बार। ऑप्शन है कोई मेरे आसपास? ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा बस जो अभी तक अपन कर रहे थे उसका रिवर्स था। नेक्स्ट, want of factor of Hg2Cl2 in its aqueous solution will be Hg2Cl2 is 80% ionized in the solution। मर्क्यूरी बहुत टेढ़ी चीज़ है क्योंकि मर्क्यूरी की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस है जो हम जब DF लॉग पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे, तो फिलहाल हम उसमें नहीं जाते हैं। बस एक चीज़ तुमको ध्यान रखनी है कि इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, ये इस तरीके से डिसोसिएट होता है Hg2 2+ और +2Cl-। ये पता होना जरूरी है ताकि n का वैल्यू मैं निकाल दूँ ना। नंबर ऑफ आयंस Hg2+ के कितने हैं बताया था ना मैंने, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऐड कर दो 1 और यहाँ पे कितना 2, n का वैल्यू कितना आ गया 3। बस हो गया क्वेश्चन। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 80%, मतलब कितना हो गया 0.8। आई निकालते हैं यहाँ से, i-1/3 - 1 हो जाएगा। अभी हर बार क्या यहाँ पे 2 लेने की आदत है तो अपन सीधा अल्फा में 1 ऐड कर दें तो आई आ जाता है, लेकिन वो तब होता है जब n का वैल्यू 2 हो। यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये 2 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा। वैसे भी अगर नंबर ऑफ आयंस 3 है ना तो i का वैल्यू 2 से 3 के बीच में आएगा। नंबर ऑफ आयंस अगर 2 होंगे तो i का वैल्यू 1 से 2 के बीच में आएगा, ये हमेशा श्योर है। तो यहाँ पे 3 - 1 2, 2 इंटू 0.8 दैट इज 1.6 प्लस 1 कर दूंगा तो i का वैल्यू कितना आ गया 2.6। अभी क्या करना है मेरे को, अच्छा यही निकालना था, बस हो गया क्वेश्चन, आई पूछा था, खत्म। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। A certain substance A tetramerizes in water to the extent of 80%. A solution of 2.5 grams of A in 100 grams of water lowers the freezing point by 0.3 degree Celsius. The molar mass of A is tetramerizes मतलब n का वैल्यू 4। अल्फा का वैल्यू क्या है 0.8, लेकिन इस बार एसोसिएशन हुआ है। एसोसिएशन हुआ है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n इंटू 1 - i अपॉन n - 1। n का वैल्यू कितना है 4, 0.8 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 - i अपॉन 3 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हुआ, कितने से आएगा 0.2, तो i - 1 का वैल्यू कितना आ गया 0.6, i का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.6, सॉरी गलत किया ना, i - 1 नहीं 1 - i का वैल्यू आया ना, 1 - i का वैल्यू कितना आया 0.6। सो कहना है इसे i का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.4। 1 से कम ही आना चाहिए था ना i का वैल्यू, क्योंकि क्या है एसोसिएशन है। खैर अभी आगे बढ़ते हैं अपन। लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ ए पूछा है। कहना है इसे डेल्टा TF इज इक्वल टू i KFM। डेल्टा TF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सीधा लोअरिंग दिया हुआ है 0.3, i का वैल्यू तुमने निकाला 0.4, KF का वैल्यू कौन है, वाटर है फिर से, वाटर में KF का वैल्यू 1.86 और मेरे को मोलार मास निकालना है तो मैं इसको ले लूँ 2.5 अपॉन m अपॉन डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100/1000.1। m का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो 4/3 ऊपर रह जाएगा, मतलब ये m इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर क्या बच रहा है 186 अपॉन ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा ये 25 और नीचे क्या आ जाएगा 3। चेक कर लेना कैलकुलेशन, आई होप क्लियर है ये। अब इसमें चेक कर लो आंसर क्या, ये हो गया 100 हो गया 100 इंटू 1.86 दैट इज 186 अपॉन 3। आंसर क्या आ गया 62 ग्राम्स। ऑप्शंस क्लोज थे तो कहीं अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये फिक्स रूल है जेईई नीट में कि अगर ऑप्शंस पास पास हैं, जैसे ये तीनों बहुत क्लोज ऑप्शंस है, तो कैलकुलेशन ऐसी आएगी कि आप बिना सॉल्विंग एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, पर उसमें ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, वाटर की 1.86 याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। A 0.025 m solution मतलब मोलैलिटी गिवन है स्मॉल m of मोनोबेसिक एसिड मतलब वैलेंसी फैक्टर 1, ठीक है, हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.06 डिग्री सेल्सियस। व्हाट आर Ka एंड Pka? कहना है इसे Ka का वैल्यू कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मोनोबेसिक एसिड है तो एसिड डिसोसिएट हुआ होगा ना, H+ और A-। याद करो थोड़ा, इक्विलिब्रियम पे क्या होता था इसमें C- C अल्फा C अल्फा। अगर डायबेसिक एसिड होता तो यहाँ पे H2A आता, तो यहाँ 2 आता, C अल्फा का होल स्क्वायर आता, तब अलग केस होता। इसीलिए ये बताना बहुत जरूरी है कि मोनोबेसिक एसिड है और कोई यूज नहीं है इसका। अगेन क्या निकालना है मेरे को, मोलैलिटी। इस केस में C को मोलैलिटी और मोलैरिटी को अपन क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। मोलैलिटी और डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होगी सेम। मतलब क्या निकालना है मेरे को, अल्फा के लिए मेरे को I चाहिए, डेल्टा TF, n का वैल्यू कहना है इसे अगेन 2 हो जाएगा, डिसोसिएशन है तो H+ + A- 2 आयंस दे रहा है ना, तो डेल्टा TF का वैल्यू क्या हो जाएगा I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF कितना दिया हुआ है 0.06 मतलब 0 - 0.06। I का वैल्यू निकालना है, KF का वैल्यू अगेन 1.86, मोलैलिटी सीधा दिया हुआ है 0.025। तो मैं ढंग से देखूंगा तो KF का वैल्यू 1.86 इंटू ये दिया हुआ है 0.025, I का वैल्यू कितना आ गया 6 रहेगा यहाँ पे, तो
0.06 रहेगा अपॉन 1.86 इंटू 0.025 कहना है राइट, 25 इंटू 1000 कैंसिल आउट हो रहा है। ये देखो डेसिमल तो गया, ये गया 31 से, ये गया 40 से, आई का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है ना, बस बात खत्म, मतलब हम सही जा रहे हैं। कोई नहीं, रहने दो फ्रैक्शन में, क्योंकि मेरे को अल्फा से मतलब है, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया i-1 अपॉन n-1, मतलब n का वैल्यू 2 है तो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, i-1 मतलब 40 अपॉन 31 - 1 कितना आ जाएगा 9/31। कहना है इसे k का वैल्यू क्या आ जाएगा c मतलब 25/1000। अगेन ये वैल्यू क्या है 0.03 है, नेग्लेक्ट कर दो 1 के सामने, क्योंकि ऑप्शन मतलब ऑप्शंस तो नहीं है बट आंसर दूर दूर ही होंगे, इंटू क्या हो जाएगा 9/31 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, आई होप आंसर आ जाना चाहिए इसके अंदर। कैलकुलेशन से एक बार आप चेक कर लेना खुद भी, और फाइनल आंसर आप खुद निकाल लेना। के आ गया, पी के क्या हो जाएगा। अब यहाँ तो थोड़ा सा तुम्हारा इक्विलिब्रियम वाला पार्ट यूज आना ही है, लॉग वगैरह यूज आएगा ही आएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A mixture of 0.1 mole of Na2O and 0.1 mole of BaO is dissolved in 1000 grams of water. Calculate the vapor pressure of solution at 373 Kelvin। मतलब फर्स्ट वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज आएगा। ठीक है, पी नॉट नहीं दिया हुआ है तो मेरे को पी नॉट को लेना पड़ेगा 760 mm ऑफ Hg। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स। आई आएगा या नहीं आएगा, मेन ये चीज़ है। यहाँ पे क्या आता था x1 आता था, पर इस केस में कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इस केस में सल्यूट एक नहीं है, सल्यूट कितने हैं 2, तो मेरे को दोनों की वजह से देखना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे को दोनों का पूछा है कि मिक्सचर है इन दोनों का, तो इन दोनों का मेरे को इंडिविजुअल चाहिएगा, और फिर मेरे को उसके बाद क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वाले फॉर्मूला में डालना पड़ेगा। सो कहना है इससे कि अभी अगर मैं इसको 1 मान लूँ और इसको 2 मान लूँ, तो ये मेरा हो जाएगा I1x1 प्लस क्या हो जाएगा I2x2, है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का तो टर्म टोटल वो दे रहा है तुमको डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। दो सल्यूट के केस में हम सीधा ये लिख सकते हैं। अब बात आती है I1 और I2 की, क्यों ये डिसोसिएट होंगे, क्योंकि S और P ब्लॉक से मिलके बने 2Na प्लस और O2 माइनस आ गया, नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 3 हो गए ना, 2 + 1। सिमिलरली BaO अगर डिसोसिएट होगा तो क्या देगा Ba2 प्लस और O2 माइनस, n का वैल्यू कितना होगा 2। चार्ज से कंफ्यूज मत होना, चार्ज का कोई लेना देना नहीं है n निकालने में, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपने क्या करना है ऐड करना है। सो कहना है इसे कि इसका I का अभी कुछ डिसोसिएशन नहीं दिया है ना, तो हम मान लेंगे 100% है, तो ये इसका क्या है I का वैल्यू है। ये मतलब मेरा हो गया I1, ये हो गया I2। सो कहना है इसे I1 का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू x1 क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट कौन है Na2O, मोल्स है उसके 0.1, और ध्यान दो नीचे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आई होप क्लियर होना चाहिए। ये 3 चीजें हैं, 2 सल्यूट है 1 सॉल्वेंट है, तो 0.1 इसके मोल 0.1 इसके मोल 1000 ग्राम्स, मतलब मोल्स कितने हो गए 1000 अपॉन 18 55.5 प्लस इसका बैलेंस फैक्टर 2, और इसमें भी ये जो टर्म आएगा वो तो सेम ही आएगा 0.1 प्लस 0.1 प्लस 55.5। तो ये ऊपर वाला तो कॉमन आ गया, मैं कह रहे हैं से 5 इंटू 0.1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 55.7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 760 माइनस पी एस। इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट लिख दो, ज़्यादा ईजी रहेगा, 1 माइनस पी एस अपॉन 760। तो पी एस अपॉन 760 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस 0.5 अपॉन 55.7। अब अगर तुम ये 0.1 नेग्लेक्ट करते तो ये 55.5 बनता, कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती, बट कभी करना है जब अपने को जेई नीट में आएगा। वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन जेई नीट में ही आएंगे, तो वहाँ 0.1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, क्योंकि ऑप्शंस दूर होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। फॉलोइंग आर इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशंस। इक्विमोलल है मतलब मोलैलिटी सबकी सेम है। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, लेस देन वाले साइन आते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा आएगा और सबके एंड में सबसे बड़ा। ठीक है, ये चारों दिए हुए इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर। यहाँ कुछ लिखा है, सोल्यूशंस लिखा है ना, वैसे तो बहुत बार नहीं दिया होता है, तो मेरे को सोल्यूशन के हिसाब से कंपेयर करना है। याद है तुमको प्रोपोर्शनल टू आई होता था, टीबी अगर मैं याद करूं, टीएफ अगर याद करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होता था। देखो डिप्रेशन प्रोपोर्शनल टू आई होता है, लेकिन सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू आई होता था, और वेपर प्रेशर सोल्यूशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब फर्स्ट और थर्ड का ऑर्डर सेम आएगा, क्योंकि दोनों आई के प्रोपोर्शनल है, और सेकंड और फोर्थ का ऑर्डर क्या आएगा, उल्टा आएगा। अब मैं आई के लिए वैल्यू निकालूं, अब हम मान के चलते हैं कि 100% डिसोसिएशन है सब में। इसके लिए यूरिया है, डिसोसिएट नहीं होगा, आई का वैल्यू कितना 1, इसके लिए आई का वैल्यू कितना 2। मोलैलिटी सेम है ना, इसीलिए हम प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हैं। मोलैलिटी सेम मतलब मोलैलिटी सेम। MgCl2 मतलब कैसे डिसोसिएट होगा ये, Mg2 + 2Cl-। आई होप क्लियर है। आई का वैल्यू n के बराबर दैट इज 3। ये कैसे डिसोसिएट होगा,
3Na प्लस प्लस PO4 3 माइनस, मतलब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। सो कहना ऐसे सबसे ज्यादा आई का वैल्यू किसका है, डी का। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, डी का। तो फर्स्ट एंड थर्ड के केस में ऑर्डर सेम आएगा, सबसे कम सबसे पहले आएगा, मतलब ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, और सेकंड और फोर्थ में दिस ऑर्डर विल गेट रिवर्स, मतलब यहाँ पे आ जाएगा डी सी बी ए। आई होप ये क्लियर होना चाहिए। सोल्यूशन का जब भी पूछा होता है तो याद रखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर, लेकिन जो सेकंड और फोर्थ है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। और जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है, मतलब सोल्यूशन की बात कर रहा था मैं अभी जो मैंने बात की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो नाम है वो तो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो। समझ में आ रहा है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अलग चीज है और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अलग चीज है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो वो सोल्यूशन की बात कर रहा है, वरना वो यहाँ पे लिख देगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द 4 इक्विमोलर सॉल्यूशंस, वैसे समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.02 मोल्स ऑफ NaCl and 0.03 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 500 ml एट 27 डिग्री सेल्सियस। आई होप प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्या हो जाएगा इसमें, पाई इज इक्वल टू पाई1 प्लस पाई2 कर दूं। पहले वाले में मेरे को आई रखना पड़ेगा ना क्योंकि NaCl है, और दूसरे वाले में आई नहीं रखना पड़ेगा, टेम्परेचर सेम है, बस कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, डिफर करेगी क्योंकि मोल्स अलग अलग है। हाँ, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 100% डिसोसिएशन, एन और आई का वैल्यू सेम दैट इज 2। C1 कितना, मोल्स इसके 0.02 अपॉन वॉल्यूम में 500 अपॉन 1000। आर और टी तो कॉमन ले लेते हैं बस, C2 कितना हो जाएगा, C2 हो गया 0.03 बाय 500 बाय 1000। इस पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे के साथ होगा R इंटू टी, 300। ATM में आंसर दिया हुआ है तो 0.082, इसको 24.5 ले लेना, ये 0.02 0.03, अच्छा 0.04 आ रहा है ना, मतलब क्या हो जाएगा 0.07, और नीचे क्या आ रहा है 0.5, मतलब ये 7/5 हो गया ना शायद, इंटू 24.5। देखो आई थिंक यही आना चाहिए आंसर, आ रहा है ये नहीं आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई है। हाँ हो गई 0.5 है ना, ऊपर 0.07 आएगा, मतलब वो क्या आने वाला है 7/50 आएगा इंटू 24.5, अप्रोक्सीमेटली 2 से जाएगा ये 24.5 और 50, तो 7/2 3.5 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस इसमें सीधा ये ऐड करना था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 0.1 m solution of potassium sulfate K2SO4 is dissolved to the extent of 80%. What would be its osmotic pressure at 27 डिग्री सेल्सियस। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें I का वैल्यू 3 मत ले लेना क्योंकि उसमें देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है 80%। N का वैल्यू इसके केस में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये कैसे डिसोसिएट होगा 2K प्लस SO4 2 माइनस, तो ये 2 और ये 1। सो कहना है अल्फा का वैल्यू 0.8 है, इज इक्वल टू I-1, डिसोसिएशन है तो अपॉन 3-1, कितना आ गया ये 1.6 और +1 होके क्या हो जाएगा 2.6। आई का वैल्यू क्या आ गया 2.6। अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा I इंटू CRT, आई का वैल्यू 2.6, C कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है सीधा, हाँ मोलैरिटी गिवन है ना 0.1 इंटू ATM में लोगे तो 300 इंटू 0.082 ले लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 6.4 ATM आ जाएगा। ठीक है, एकदम ईजी क्वेश्चन था ये। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। Which of the following is are correct statements? 0.1 m CaCl2 has higher boiling point than 0.1 m NaCl. 0.05 m Al2SO4 whole thrice has higher freezing point than 0.1 m K3FeCN6. 0.1 m glucose exerts higher osmotic pressure than 0.08 m CaCCOH, 25% dissociated, and vapor pressure of 0.05 m urea solution is greater than that of 0.05 m KCl solution. अब इसमें से correct options कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अभी इसके अंदर जब अपन ये लिखते हैं ना कि प्रोपोर्शनल टू आई या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, तो उसके लिए क्या होना चाहिए मोलैरिटी ये सब क्या होने चाहिए कांस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये वेरी करेंगे तो फिर हम सिर्फ ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी इस पर भी तो डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले केस में तो मोलैरिटी के ही क्या है प्रोपोर्शनल है, तो मोलैरिटी मतलब मोलैरिटी तो सेम है तो उसके तो प्रोपोर्शनलिटी नहीं देखनी है, तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा फर्स्ट वाले में। सो कहना इसे कि फर्स्ट वाले के अंदर तो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि एन और आई क्या होंगे सेम, क्योंकि डिसोसिएशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो 100%। इसके एन का वैल्यू क्या होगा 3, इसके एन का वैल्यू क्या होगा 2। सो कहना ऐसे कि पाई नहीं बोला है, हायर बॉइलिंग पॉइंट बोला है ना, बॉइलिंग पॉइंट बोला है, तो TB ऑफ CaCl2 इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल हटा के मैं लिख सकता हूँ ना KI, K कोई भी कांस्टेंट है मतलब I के प्रोपोर्शनल है बेसिकली,
तो इसका क्या आ जाएगा 3 क्या आ जाएगा, और जबकि मैं अगर TB NaCl का निकालूंगा सेम मोलैरिटी में इंटू 0.1 भी कर दो बोले, तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू के इंटू 2 हो जाएगा इस बार आई वाले फॉर्मूला लगाऊं तो कितना आ गया, ये 0.3 है, ये 0.2 के। सो कहना है 0.3 के इज ग्रेटर देन 0.2 के, सो दस यस दिस इज ट्रू। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं अपन। सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, Al2SO4 होल थ्राइस और यहाँ पे K3FeCN6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, इसमें मोलैरिटी दोनों के क्या कर गई है, डिफर कर गई है। फ्रीजिंग पॉइंट की बात की है तो कहना है इसे कि जो TF होगा TF डेल्टा TF जो होता था वो तो प्रोपोर्शनल होता था मोलैरिटी के या मोलैलिटी के, एक ही बात है दोनों ही, लेकिन TF जो होगा सोल्यूशन का जो होगा वो तो उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कहना है इसे इस बार मेरे को इनका मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ेगा 1/mi का, कि 1/mi का वैल्यू किसके लिए ज्यादा आ रहा है, इसके लिए n का वैल्यू और i का वैल्यू सेम ही होगा, इसमें भी n का वैल्यू 5 आएगा, इसके लिए n का वैल्यू 4 आएगा। अगर आप लोगों को याद हो 3 + 1 करके अपन निकालेंगे तो TF सॉरी SO4 होल थ्राइस का 1/ मोलैरिटी कितना है 0.05 इंटू वैल्यू कितना हो गया, इसको बोले इक्वल टू लगा के K इंटू लिख दो, i का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो ये क्या आ जाएगा K/5 इंटू मतलब 0.25 आ गया, इसी मैं इसको लिखूँ ना 4K आ रहा है ये यहाँ पे। और TF ऑफ अगर मैं K3FeCN6 निकालूं K इंटू 1/, इसका जो मोलैरिटी है वो कितना है 0.1, m इंटू आई का मल्टीप्लीकेशन ले रहा हूँ डिनोमिनेटर में क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, आई n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या आ गया K/0.4, K/0.4 मतलब क्या हो गया 2.5 के। ठीक है, कैलकुलेशन से एक बार देख लेना। तो कहना है इसे कि Al2SO4 होल थ्राइस का फ्रीजिंग पॉइंट जो K3FeCN6 है उससे ज्यादा है, सो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये और थर्ड वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू है, तो मतलब ये ऑप्शन डिस्कार्ड होता है, ये ऑप्शन डिस्कार्ड होता है, या तो सी आएगा या फिर आंसर डी आएगा। एक बार मैं ये हटा देता हूं ताकि हम बाकी दोनों पार्ट भी देख पाए ढंग से, मतलब फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज ट्रू। थर्ड पे आता हूं मैं, अगेन कहना है मोलैरिटी डिफर कर गई वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिसोसिएशन भी डिफर कर गया, तो अल्फा का वैल्यू 0.25 आया है, मेरे को यहाँ से आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इस केस में आई विल नॉट बी इक्वल टू n क्योंकि डिसोसिएशन का परसेंटेज चेंज हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर है मतलब प्रोपोर्शनल होगा मोलैरिटी और आई दोनों के, प्रोपोर्शनल टू mi, कैपिटल M ले लो तो पाई इज इक्वल टू KMI आ जाएगा। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ पाई ऑफ ग्लूकोज, M का वैल्यू कितना 0.1 इंटू ग्लूकोज आई का वैल्यू कितना होता है 1, कितना आ गया ये 0.1 के। अब मैं निकालता हूँ पाई ऑफ CH3COOH, पहले इसके लिए आई का वैल्यू तो निकालते हैं अपन तब बैठेगा, तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा अल्फा 0.25 इज इक्वल टू I-1, डिसोसिएट हो रहा है तो ये n का वैल्यू 2 देगा, I-1/2 -1 तो आई का वैल्यू कितना आ गया 1.25। सो कहना है इसे ये पूरा रफ वर्क है अपना, आई का वैल्यू 1.25 इज इक्वल टू K इंटू 0.08 इंटू 1.25, कितना हो गया ये 1.25 इंटू 0.08 अगर मैं करूं तो कहना है इसे कि ये अपना 1 आ जाएगा, K के बराबर आ जाएगा, मतलब 1.25 इंटू 0.08 कितना आ जाएगा K आ जाएगा। सो कहने से 0.1 m ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा नहीं है, उल्टा क्या है कम है। इसको एक बार कैलकुलेट कर लो, 0.1 आएगा ना शायद, चेक करो 0.1 क्या आएगा ना, 8 इंटू 125,000 होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 4 जीरो जाएंगे तो क्या है 0.1 के, तो ये और ये क्या है इक्वल है, हाइयर नहीं है। सो यस दिस इज रॉन्ग। ठीक है, लास्ट पार्ट पे अपन चलते हैं, अच्छा वाला पार्ट था ये भी, फर्स्ट सेकंड बोथ आर ट्रू, थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ में वेपर प्रेशर बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पीएस क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैरिटी दोनों में सेम दिया है तो सिर्फ आई देखना है, पीएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, तो मतलब पीएस ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा K/I, K/1 मतलब K, और PS ऑफ KCl क्या हो जाएगा K/I का वैल्यू 100% डिसोसिएशन मानेंगे, कुछ नहीं दिया तो K/2। सो PS ऑफ यूरिया इज ग्रेटर देन PS ऑफ KCl, यही लिखा हुआ है, यस दिस इज ट्रू, हेंस द आंसर इज डी। ठीक है, ये पूरे अपने इस चैप्टर का सबसे अच्छा लेक्चर था, यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। अब इसके बेसिस पे आपको जो भी DPPs मिलेंगी टाइमली आपको कंप्लीट करना है, फ्राइडे टेस्ट के लिए आपको बोर्ड्स का ICHA कंप्लीट करना है थर्सडे तक, और मंडे टेस्ट के लिए आपको संडे नाइट संडे इवनिंग तक अपना ये सारा काम DPPs का पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।